हेलो फ्रेंड्स। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे क्या कि मोतीलाल ओसवाल ने फ्रॉड कर दिया है, अब हमें इनके फंड से बाहर निकलना जाना चाहिए, ये एथिकल कंपनी नहीं है। तो ये सारे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और ये जो भी केस हुआ है मोतीलाल ओसवाल के साथ में, ये अप्रॉक्स 1 महीने पहले की बात है। लेकिन अभी भी मैं अपने कमेंट्स में देख रहा हूँ क्या कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है। तो मैंने भी फाइनली सोचा कि चलो इसके ऊपर में एक टेस्ट केस बना करके आपको क्लेरिफाई कर दे कि क्या ये पर्टिकुलर जो भी फाइन लगा है मोतीलाल ओसवाल के ऊपर में सेबी के द्वारा, क्या ये क्वालिफाई करता है फ्रॉड केस के अंदर में कि नहीं। और इसके ऊपर में दोस्तों मैं एक बात बहुत ही क्लियर कह दूं आपको कि फ्रॉड क्या होता है। फ्रॉड एक टाइप का इलीगल एक्टिविटी होता है जिसके अगेंस्ट में कोई भी पार्टी पैसा उगाही करती है, उसको हम लोग एक तरीके का फ्रॉड कहते हैं। लेकिन अगर आप कोई गलती कर देते हो, कोई मिस्टेक कर देते हो, हर मिस्टेक को हम लोग फ्रॉड का नाम नहीं दे सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग भी आईटीआर फाइल करते हैं, जब हमारी आईटीआर गलत फाइल हो जाती है तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें नोटिस भेजता है। तो उस नोटिस के रिप्लाई में या तो हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देते हैं या जो भी एक्स्ट्रा टैक्स लगता है या जो भी फाइन लगता है हम लोग उसे पे आउट कर देते हैं। लेकिन कहीं पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमें ये नहीं कहता है क्या कि अभिषेक तुमने फ्रॉड किया है। ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है, हम लोग उस गलती को एक्सेप्ट करके या तो फाइन पे आउट कर देते हैं, नहीं तो उस डॉक्यूमेंट को जाकर के सबमिट कर देते हैं जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमसे मांगता है। तो क्लियर कट बात है कि हर मिस्टेक को फ्रॉड कहना बहुत ही गलत बात है। अब बढ़ते हैं हम लोग मोतीलाल ओसवाल के केस के ऊपर में। तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल के अगेंस्ट में जो भी केस हुआ था, इस पे बहुत सारा मीडिया ट्रायल भी हुआ है, बहुत सारे ऑनलाइन आर्टिकल्स भी छपे हैं। तो मैं किसी भी ऑनलाइन आर्टिकल को आपके सामने मैं प्रस्तुत नहीं करूंगा और ना ही किसी मीडिया ट्रायल में जाऊंगा। सेबी ने जो भी नोटिस अपलोड किया है अपने वेबसाइट पे, उसी नोटिस को एज अ बेस रख के मैं आज आपके साथ में सारा ये केस स्टडी करूंगा। और दोस्तों ये जो नोटिस है ये ऑलमोस्ट 36 पेज की है और इस 36 पेज को मैंने डाउनलोड करके इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने अपने प्रेजेंटेशन में डाल लिया है। लेकिन एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 19, जो कि इनके पेज नंबर 34 पे है, उसको मैं आपको लाइव यहाँ पे दिखाऊंगा और उस पॉइंट से आपको ये पता चल जाएगा कि क्या इस केस को हम लोग एक प्योर मिस्टेक माने या ये एक फ्रॉड के अंदर में इस केस को हम लोग पार्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की ओर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं क्या कि ये जो भी केस है तो ये अगेंस्ट द इंस्पेक्शन हुआ है। जो इंस्पेक्शन किया गया था 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 30 जून 2022 के बीच में, जो भी डेटा था मोतीलाल ओसवाल के पास में, जो भी डेटा इन्होंने रिपोर्ट किया था, उस रिपोर्टिंग डेटा के ऊपर में इंस्पेक्शन किया गया है। उसके बाद में कुछ इनकी डिस्क्रिपेंसी सामने आई है। तो ये कोई भी रिसेंट केस नहीं है, ये 3 साल पुराना केस है जिसके ऊपर में अभी जाके वर्डिक्ट आया है। तो सबसे पहला जो इनके ऊपर में जो एलिगेशन लगा है कि इन्होंने फेल्ड टू रिपोर्ट मार्जिन अमाउंट्स एक्यूरेटली एंड इट सम्स अप टू 89 lakhs इन द कैश मार्केट एंड 1 lakh रुपीज इन द एफएनओ सेगमेंट। तो मार्जिन अमाउंट क्या होता है? मार्जिन अमाउंट का एकदम सिंपल सा शब्द में कहूँ तो जो उधार दिया जाता है। हम लोग जब भी किसी स्टॉक मार्केट के ब्रोकिंग ऐप पे जाते हैं तो हमें एक ऑप्शन दिया जाता है क्या कि अगर आपके पास में 10,000 रुपए है तो आप हमसे थोड़ा सा मार्जिन ले लो, या आपके पास में इतने रुपए के स्टॉक्स है तो उस स्टॉक को गिरवी रख करके आप हमसे कुछ उधार ले लो और आप अपना ट्रेडिंग करो। सिंपल सा सेबी ने ये कहा है कि आपने जो भी उधार दिया था उस उधार में एक्चुअल उधार आपने जितना दिया था और आपने जितना उधार रिपोर्ट किया है, दोनों के बीच में 89 लाख रुपीस का डिफरेंस है। तो इस पे ब्रोकर ने कहा है क्या कि ये जो भी रिपोर्टिंग गलती हुई है वो एक टेक्निकल ग्लिच के कारण हुई है। दूसरा केस था अगेन रिपोर्टिंग के लिए। तो इन्होंने कहा है कि आपने जो भी उधार दिया है, जैसे कि पहला स्लाइड में हमने देखा है कि इन्होंने उधार दिया है उसमें 89 लाख रुपीस का डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रहा है। तो सेकंड में सेबी ने ये कहा कि आपने जो भी उधार दिया है उसके अगेंस्ट में जो भी आपने कोलैटरल लिया है उसकी भी आपने सही से रिपोर्टिंग नहीं की है, सही से आपके पास में डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा क्या कि हम लोग अपने स्टॉक्स के अगेंस्ट में भी मार्जिन ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं। उधार को हम लोग मार्जिन कहते हैं और उस उधार के अगेंस्ट में जो भी चीज हम लोग गिरवी रखते हैं उसको हम लोग कोलैटरल कहते हैं। ठीक है, तो सेबी ने कहा है कि आपने उधार दिया वो तो ठीक है, उसके अगेंस्ट में आपने जो डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन किया है, जो भी चीज गिरवी रखी गई है उसका भी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास में पूरा नहीं है और उस डॉक्यूमेंटेशन का आपने सही से रिपोर्टिंग भी नहीं किया है। तीसरा कंसर्न ये है क्या कि जो भी इनके पास में कैश था या कैश इक्विवेलेंट जो भी बैलेंस था,
तो इन्होंने सही से उसे भी रिपोर्ट नहीं किया था सेबी को। एक्चुअली में क्या होता है, इन्हें मंथली रिपोर्ट भेजना होता है, क्वार्टरली रिपोर्ट भेजना होता है, ईयरली रिपोर्ट भेजना होता है। तो इन्होंने सेबी ने कहा कि 57 इंस्टेंसेज ऐसे हैं जिस समय कि आपके पास में जो एक्चुअल कैश था और आपने जो रिपोर्ट किया था कैश का या कैश इक्विवेलेंट का, उस दोनों में मिसमैच देखा गया है। तो ब्रोकर ने सीधा कहा क्या कि चलो ठीक है, इस मिस्टेक को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, और उसके अगेंस्ट में इनके पास में ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था कि जिसको ये डिफेंड कर सके। उन्होंने सीधा कहा ठीक है, हम लोग इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सेबी ने कहा गया कि आपके पास में 334 कंप्लेंट्स ऐसे आए थे इन्वेस्टर्स के द्वारा जिसको आपने 30 दिन में रिजॉल्व नहीं किया। जो भी कंप्लेन हम लोग करते हैं उसका एक SLA होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो उस SLA के अकॉर्डिंग अगर हम जो भी कंप्लेन करते हैं उसको 30 डेज में आपको रिजॉल्व करना होता है, वो भी आपने नहीं किया है। और उसके ऊपर से भी जो कंप्लेंट्स को आपने रिजॉल्व करने की कोशिश की है उसको आपने है ना री एड्रेस नहीं किया है विद इन 30 डेज। अब तीसरा है जो कि थोड़ा सा गंभीर आरोप लगाया गया है। तो सेबी ने कहा है क्या कि आपने बहुत सारे सिक्योरिटीज जो क्रेडिट बैलेंस में थे उसको क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज अकाउंट में आपने ट्रांसफर कर दिए हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कभी भी कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो वो हमारे डीमेट अकाउंट में जाकर के पार्क हो जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि उधार लेकर के स्टॉक्स खरीदते हैं। उसके बाद में 2 दिन का समय दिया जाता है कि आपने जो भी उधार में स्टॉक्स खरीदा है उस स्टॉक्स का या तो आप पेमेंट करो, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो उसे क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, CUSA में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो सेबी ने यही कहा है कि आपने टोटल 5.38 लाख शेयर्स जो है उसको क्रेडिट से उठा करके अनपेड अकाउंट में डाल दिया है, और इससे 3,574 क्लाइंट्स अफेक्ट हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि मेरे तरफ से जो कि बहुत गलत काम किया मोतीलाल ओसवाल ने। लेकिन अगेन इन्होंने कहा है क्या कि ये एक टेक्निकल ग्लिच था जो उस फेज में ये फेस कर रहे थे, जिसके कारण जो भी क्रेडिट बैलेंस सिक्योरिटीज था वो जाकर के अनपेड वाले में ट्रांसफर हो गया है, लेकिन उसको बाद में इन्होंने वापस से रिवर्ट करके क्रेडिट बैलेंस क्लाइंट वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर में। तो नेक्स्ट पॉइंट में अगेन इनका है ना डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर में बहुत ज़्यादा इश्यूज हुआ है। जैसे कि इन्होंने है ना डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं किया है। जब ये क्लाइंट ऑनबोर्ड करते हैं तो आप भी देखो कि जब भी आप अपने ऐप को डाउनलोड करते हो तो ऐप कहता है कि आप अपना करंट लोकेशन बताओ। तो इन्होंने बहुत जगह पे सही सा जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द लोकेशन कैप्चर नहीं किया था। बहुत सारे इंस्टेंस में ऐसा देखा गया है क्या कि सही से नॉमिनेशन फाइल नहीं किया गया है। बहुत सारे केस में आप जाओगे तो पेज नंबर 4 में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे केस में इन्होंने ईमेल एड्रेस वेरीफाई नहीं किया है, मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं किया है। तो मोस्ट ऑफ द जो केसेस आए हैं मोतीलाल ओसवाल के अगेंस्ट में, ये मोस्ट ऑफ द केसेस आए हैं आपको डॉक्यूमेंटेशन को रिलेटेड, जो कि इन्होंने अपने क्लाइंट्स के सही से डॉक्यूमेंट नहीं किए हैं। बहुत सारे केस में इन्होंने सही सा KYC नहीं किया है। तो आप यहाँ पे जब आप सेबी का डॉक्यूमेंट देखोगे तो जब आप पेज नंबर 8 पे जाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिसमैच इन ईमेल आईडीज अपलोडेड, मिसमैच इन मोबाइल नंबर अपलोडेड। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन आपने सही से प्रोसेस नहीं किया। तो ये सारे इश्यूज इनके साथ में आए थे, और सिंपल सा मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि उस समय इनके पास में बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच थे, इनका ऐप सही से काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए ये सारे इश्यूज आए। उसके बाद में मोतीलाल ओसवाल ने कहा क्या कि ये जितने भी इश्यूज आए हैं ये प्योरली एक्सीडेंटल है, बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच के कारण आए हैं, और बहुत जगह पे है ना इनकी जो एंट्री मैकेनिज्म थी वो बहुत जगह पे उसमें एक फ्लॉ देखने को मिला है। तो उन्होंने कहा है क्या कि ठीक है, जो भी मैकेनिज्म हम लोग अभी फॉलो कर रहे थे उसमें इन्होंने एक मेकर चेकर मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि फ्यूचर में ये गलतियां वापस से ना हो। तो दोस्तों अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था, पॉइंट नंबर 19, जो कि है पेज नंबर 34 पे। तो हम लोग पेज नंबर 34 पे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं आखिर वो पॉइंट क्या है। तो ये पॉइंट नंबर 19 है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और इसमें क्लियर कट सेबी ने खुद से क्या लिखा है इस नोटिस में वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इन द इंस्टेंट केस आई नोट दैट द मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड डज नॉट quantify any disproportionate gain or unfair advantage
or the amount loss caused to the investor or group of the investor as a result of the violation committed by the noticee। तो इसमें सेबी ने भी ये क्लियर कट बात कही है, ये जो भी मिस्टेक हुआ है मोतीलाल के द्वारा, ये मिस्टेक फ्रॉड को क्वालिफाई नहीं करता है। ये एक प्योर केस ऑफ मिस्टेक है, जिससे कोई भी डिस्प्रोपोर्शनेट गेन नहीं हुआ है, कोई भी अनफेयर एडवांटेज नहीं लिया गया है। इसलिए दोस्तों प्लीज आप लोग भी ये बात करना छोड़ दे और ये बात अपने जहन से हटा दे क्या कि मोतीलाल के ऊपर में सेबी ने जो भी फाइन डाला है इसके बैकएंड पे कोई फ्रॉड है। कोई भी फ्रॉड नहीं है, ये मल्टीपल मिस्टेक्स है जो कि मोतीलाल ओसवाल ने किया था। उसके बाद में इनके पास में डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं था अपने केस को डिफेंड करने के लिए, तो फाइनली इन्होंने फाइन भर करके इस केस को रिजॉल्व कर लिया है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके नॉलेजेबल एंड एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।